नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट प्रेशर टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि डिजाइन प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर क्या होता है, जो वेसल और पाइपलाइंस के हाइड्रो टेस्ट किया जाता है वो किस प्रेशर पे किया जाता है, पीएसबी का सेट प्रेशर कैसे डिसाइड होता है। ये सब के बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग एक्यूमुलेशन के बारे में बात करेंगे, ओवर प्रेशर के बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी बड़े कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं एक दूसरे के साथ आकर। जब इंडस्ट्री में लोग बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है तो वो कन्फ्यूजन को आज दूर करेंगे और सारे टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी वेसल को या कॉलम को जिस प्रेशर पे हम लोग नॉर्मली ऑपरेट करते हैं ना, उसको ऑपरेटिंग प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रेशर है जिसपे वेसल या कॉलम ऑप्टिमल स्टेज में चलता है और ये एक प्रोसेस रिक्वायरमेंट होता है कि इस प्रेशर पे ऑपरेट करना है। ये ऑपरेटिंग प्रेशर हो गया। अच्छा, ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ स्टेज, जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो उस समय कोई भी वेसल या प्रेशर को कॉलम को या कोई भी इक्विपमेंट को डिजाइन किया जाता है तो एक ये भी सोचा जाता है कि वर्स्ट केस में मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर क्या हो सकता है। मतलब जैसे स्टार्टअप दौरान, शटडाउन के दौरान या कोई प्रोसेस माल फंक्शन हुआ, उस टाइम पे प्रेशर मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो वो हो गया मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर। और जब डिजाइनर को उस कॉलम या वेसल को डिजाइन करने के लिए दिया जाता है तो डिजाइनर क्या करता है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर जो मिलता है उसके पास डेटा, उसके आधार पे एक डिजाइन प्रेशर कैलकुलेट करता है। तो ये देखिए, डिजाइन प्रेशर उससे भी ज़्यादा हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रेशर ये हो गया और मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, और फिर उससे ऊपर एक थोड़ा कॉशन लेकर के डिजाइन करता है वेसल को या कॉलम को, तो वो प्रेशर जो होता है डिजाइन प्रेशर होता है। तो अब ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि अलग अलग जगह पे कोड क्या है। जैसे एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से देखिए, जो डिजाइन का जो प्रेशर है ना, वो मैक्सिमम जो वर्किंग प्रेशर, जो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर का 5% ज़्यादा ले लेता है, तो वो हो जाता है डिजाइन प्रेशर। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। कई बार क्या होता है कि अगर जो प्रोसेस के पर्सनल है जो डिजाइन कर रहे हैं, वो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर सोच नहीं पा रहे हैं, नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो उस केस में वो बोल सकते हैं कि डिजाइन प्रेशर आप थोड़ा ज़्यादा ही ले लेना, क्योंकि मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर हम लोग हर एक कंडीशन को नहीं सोच पाए हैं। ठीक है, तो उस केस में हो सकता है कि मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर का 10% भी हो सके। तो इसलिए देखिए, जो इंडियन स्टैंडर्ड 28251969 के अनुसार एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि डिजाइन प्रेशर कैसे सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है, वेसल अंडर इंटरनल प्रेशर डिजाइन प्रेशर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए मिनिमम 5%, मिनिमम टू द मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर का 5% तो ऊपर होना ही चाहिए। और ऑब्वियसली कुछ ज़रूरत से भी ज़्यादा नहीं हो तो इसलिए जनरली 5% ही देते हैं। कई जगह पे 10% भी दे देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर कस्टमर डिज़ायर करता है तो वो 5% से ज़्यादा ले लेते हैं। अ, क्योंकि अगर मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर को में अनसर्टेनिटी है तो उस केसेस में ज़्यादा ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली बिना किसी रीजन के बहुत ज़्यादा नहीं लेते। अब डिपेंडिंग ऑन कंडीशन अलग-अलग रूल्स हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई वेसल्स है या कॉलम है, मान लीजिए ये वेसल्स है, से ये वेसल है। अब ये वेसल है, अब इसमें लिक्विड का हेड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर तो ज़्यादा हो जाएगा टॉप के प्रेशर से, लिक्विड की हेड की वजह से। तो उस केस में डिजाइन प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए वो स्टैटिक हेड भी देखा जाता है और देखा जाता है कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। ये एक्स्ट्रा 5% करने पे वो ज़्यादा आ रहा है या स्टैटिक हेड वाला प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। तो एक डिफरेंट सेट ऑफ रूल है। उसी तरह वैक्यूम कंडीशंस के लिए एक अलग रूल है। तो ये सारे रूल्स में अभी हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। मतलब ये समझ जाइए कि ऑपरेटिंग प्रेशर, उसके बाद मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर वो डिजाइन स्टेज पे ही आपने एज्यूम किया, देखा, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन क्या-क्या कंडीशंस आ सकते हैं, उसके बेसिस पे फिर डिजाइनर ने उसके उस पे थोड़ा कॉशन लेकर के 5% एक्स्ट्रा लेकर के या डिफरेंट जो स्टैंडर्ड है उसके आधार पे डिजाइन प्रेशर लिया। अब जो ये डिजाइन प्रेशर है ना, उसके बेसिस पे जो वेसल्स या कॉलम है, जो भी प्रोसेस वेसल है, उसका थिकनेस कैलकुलेट किया जाता है। और थिकनेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम लोग पढ़ते ही हैं इंजीनियरिंग में। तो वो जो थिकनेस कैलकुलेट किया, से मान लीजिए वहां से थिकनेस आया, से मान लीजिए 2.3 mm। ठीक है, तो 2.3 mm आ गया, 2.3 mm आ गया ये।
अब क्या है, उसमें जितना भी थिकनेस आता है ना, उसके ऊपर कुछ कोरोजन अलाउंस ऐड किया जाता है। से 3 का कोरोजन अलाउंस ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया थिकनेस? 5.3 अब 5.3 का तो एक्चुअली में प्लेट होता नहीं है, तो एक्चुअली में ये लोग थिकनेस ले लेते हैं 6 तो इस तरह से आप देखो कि डिजाइन प्रेशर से भी ज़्यादा का हमने मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि एक्चुअली जो मटेरियल था वो हमने एक टाइम ड्यूरेशन भी लिया है, कोरोजन अलाउंस भी लिया है, एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि जो जो थिकनेस हमारा है वो थिकनेस अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो एक्स्ट्रा हायर ग्रेड पे जाते हैं। अब जो ये थिकनेस आया है 6, अब इसमें से कोरोजन अलाउंस घटा दिया, से कोरोजन अलाउंस 3 घटा दिया, तो जो थिकनेस बचा 3। अब इस थिकनेस को लेकर के एक बैक प्रेशर अगर हम कैलकुलेट करें, माने बैक कैलकुलेशन करें कि ये कितना प्रेशर के लिए ये मटेरियल अलाउबल होगा, तो वो जो प्रेशर आता है वो होता है मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर। आप समझ गए ना? क्या ये प्रेशर को लेकर के आपने थिकनेस कैलकुलेट किया, ये प्रेशर को लेकर के आपने थिकनेस कैलकुलेट किया, और वो से आया 2.3, और उसमें कोरोजन अलाउंस जोड़ के 5.3 आ गया, और अल्टीमेटली आपने 6 चूज किया। अब उस 6 से आप वापस कोरोजन अलाउंस घटा दिए, जो 3 बचा उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर होता है मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर जो है वो डिजाइन प्रेशर के बराबर हो सकता है या उससे ऑलवेज ज्यादा ही होगा, ठीक है। और हाइड्रो टेस्ट जो किया जाता है ना, वो मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर से भी ऊपर किया जाता है कोई भी वेसल या कॉलम का, तो वो कितना पे किया जाता है उसके बारे में हम लोग अभी बात कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारे टर्म समझ में आ गए होंगे कि हम लोग वेसल्स को नॉर्मल जिस प्रेशर पे ऑपरेट कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग प्रेशर हो गया, उसके बाद डिजाइन किया जाता है जिस प्रेशर पे वो डिजाइन प्रेशर हो गया, डिजाइन होने के बाद जो थिकनेस है उससे बैक कैलकुलेट करके आया है वो हो गया मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो यहाँ से ये बात भी समझ में आ जाएगा कि ये मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर ना, ये टाइम के साथ साथ चेंज होता रहेगा, क्योंकि वेसल का अभी जो थिकनेस है उस थिकनेस से कोरोजन अलाउंस घटाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग बैक कैलकुलेट करने से जो प्रेशर आएगा वो होगा मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर। तो ये टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, जबकि डिजाइन प्रेशर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। एनीवे ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हाइड्रो टेस्ट प्रेशर क्या होता है? हाइड्रो टेस्ट प्रेशर जो है ना, जो कोर्स है, पहले थोड़ा अलग रूल्स था, अभी आजकल अलग रूल होता है। इसका जो कोर्स है एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 में प्रेशर वेसल्स के लिए, मतलब वेसल्स कॉलम ये सब के लिए जो हाइड्रो टेस्ट प्रेशर का जो रूल लिखा है कि ये 1.3 टाइम्स मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर होना चाहिए। तो मतलब क्या, हाइड्रो टेस्ट कितना पे करते हैं? तो बहुत बार लोग बोलते हैं 1.5 गुना ऑफ डिजाइन प्रेशर। तो एक्चुअली ये जो 1.5 गुना इंटू डिजाइन प्रेशर जो होता है ये पाइपलाइन के केस में होता है, जबकि वेसल्स या कॉलम केस में 1.3 टाइम्स इंटू मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर। हालांकि बहुत जगह पे मैंने जो नेम प्लेट देखा है वेसल्स और कॉलम के, उसमें मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर लिखा ही नहीं रहता है। तो उस केस में डिजाइन प्रेशर और मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर को बराबर मान करके हाइड्रो टेस्ट प्रेशर डिजाइन प्रेशर का 1.3 टाइम्स होता है, ठीक है। तो लेकिन एज पर कोड जो है वो एएसएमई सेक्शन 8 के हिसाब से हाइड्रो टेस्ट प्रेशर जो होता है वो 1.3 टाइम्स इंटू मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर, और जबकि एएसएमई बी 31.3 के अनुसार पाइपलाइन के लिए 1.5 टाइम्स इंटू डिजाइन प्रेशर। तो ये अच्छा, इसमें एक चीज बता दूं कि पहले जो ये रूल था ना कि हाइड्रो टेस्ट प्रेशर भी ना वो 1.5 टाइम्स वेसल्स और कॉलम के केस में भी होता था। इसलिए आप देखना पुराने वेसल और कॉलम होंगे उसमें जो हाइड्रो टेस्ट प्रेशर लिखा रहता है वो जनरली देखना डिजाइन प्रेशर का 1.5 टाइम्स रहता है। लेकिन आजकल जो ये क्या 2002 3 या ऐसे कुछ था, जिसके बाद से ये 1.3 टाइम्स हो गया MAWP का। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमें समझ में आ गया, अभी तक हाइड्रो टेस्ट प्रेशर समझ गए, मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि पीएसबी को किस प्रेशर पे सेट किया जाता है। मतलब पीएसपी का सेट प्रेशर क्या डिजाइन प्रेशर के बराबर होना चाहिए, क्या मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर के बराबर होना चाहिए, या किस प्रेशर पे होना चाहिए? तो देखिए इसके लिए भी वही एएसएमई बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड बीपी वीसी सेक्शन 8 में क्या लिखा है कि अगर वेसल या कॉलम पे एक ही पीएसबी है, अगर सिंगल पीएसबी है, और ये ऑब्वियसली नॉन फायर केस के अभी बात कर रहा हूँ, फायर केस के लिए अलग रूल है कि अगर एक ही पीएसबी है ना तो उसका पीएसबी का सेट प्रेशर जो है ना वो किसी भी केस में मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी उसका सेट प्रेशर आप मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर से कम भी दे सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप MAWP के बराबर दे सकते हैं। हालांकि अगर उसी कॉलम या वेसल या बॉयलर पे एक से ज़्यादा पीएसबी है तो उस केस पे आप जो दूसरा पीएसबी है उसका सेट प्रेशर जो है वो आप MAWP से ज़्यादा भी दे सकते हैं, और वो ज़्यादा कितना केस
कितना तक दे सकते हैं, अप टू 105% ऑफ MAWP तक दे सकते हैं। मतलब क्या, एक PSB का सेट प्रेशर तो MAWP से थोड़ा आपने कम दे दिया, ये MAWP के बराबर दे दिया, और दूसरा PSB का सेट प्रेशर जो है आप MAWP से ज्यादा भी दे सकते हैं, बट लेस देन 105%, ठीक है। ये दे दिया। अच्छा, अगर फायर केस में देख रहे हैं कि मतलब मान लीजिए कि आपने एक और PSB लगा रखा है कि अगर फायर हो जाएगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो उस केस में जो थर्ड PSB, जो फायर केस के लिए जो PSB लगा है, उसका सेट प्रेशर 110% तक दिया जा सकता है मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर के, ठीक है। तो यही लिखा है, फॉर प्रेशर रिलीफ डिवाइस परमिटेड एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव प्रेशर कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू द फायर और अदर सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल हीट। तो उस केसेस में डिवाइस मार्क सेट प्रेशर शैल नॉट एक्सीड 110% ऑफ मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर। अच्छा, एक और चीज है कि PSB का जो सेट प्रेशर है ना, इसके लिए ये रूल जरूर है कि MAWP के आसपास होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि PSB का सेट प्रेशर जो है ना, वो डिजाइन प्रेशर के बराबर होता है। तो ऑब्वियसली डिजाइन प्रेशर मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर के से थोड़ा कम ही होता है, तो उस केस उससे ये रूल तो वैलिड रहेगा। बट इन जनरल मैं देखा हूँ कि वेसल्स और कॉलम में डिजाइन PSB का सेट प्रेशर जो है वो डिजाइन प्रेशर के बराबर रहता है। अब यहाँ पे दो और टर्म के बारे में हम बात करेंगे, एक्युमुलेशन एंड ओवर प्रेशर। ये एक्युमुलेशन और ओवर प्रेशर क्या होता है, देखिए ये समझिए। देखिए, कोई भी PSB है ना, उसका PSB का सेट प्रेशर से, मान लीजिए ये यहाँ पे सेट प्रेशर है, तो अगर उस कॉलम या वेसल का प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो क्या है ना, जब PSB का सेट प्रेशर पर PSB पॉप तो करता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेशर थोड़ा और फर्दर आगे राइज हो जाता है। PRB के केस में तो बहुत बहुत ऊपर तक चला जाता है। तो जैसे मान लीजिए इस वेसल का प्रेशर यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, तो इस प्रेशर पे आने पे PSB ओपन होना स्टार्ट होगा, और मान लीजिए यहाँ तक आते आते PSB फुल्ली लिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है ना, जिस प्रेशर पे फुल्ली ओपन हो गया और उसके बाद फर्दर प्रेशर डाउन हो गया, डाउन होगा, तो ये जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर को मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर से जितना ज्यादा होता है ना, उसको एक्युमुलेशन बोलते हैं। और सेट प्रेशर से देखा जाए तो सेट प्रेशर से कितना हाई तक गया है, तो वो हो गया ओवर प्रेशर। जैसे मान लीजिए PSB का सेट प्रेशर था 20 kg, और 25 पे जाके ये पूरी तरह से ओपन हो गया है, फुल्ली लिफ्ट हो गया है, तो एक्युमुलेशन जो है उस केस में हो जाएगा 5 kg। और अगर MAWP जो है उस 21 था, तो सॉरी, ओवर प्रेशर हो जाएगा 5 kg, और MAWP अगर 21 kg था तो एक्युमुलेशन हो जाएगा 4 kg। तो एक्युमुलेशन क्या है, प्रेशर अबव द मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर ऑफ द वेसल, जबकि ओवर प्रेशर जो है वो अबव द सेट प्रेशर ऑफ ये आपका PSB। तो ऑब्वियसली अगर PSB का सेट प्रेशर MAWP के बराबर ही है, तो उस केस में एक्युमुलेशन और ओवर प्रेशर दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। तो जनरली जब हम एक्युमुलेशन बोलते हैं तो बेसिकली हम लोग वेसल और कॉलम की बात करते हैं कि कॉलम में प्रेशर कितना ज़्यादा हो गया, जबकि ओवर प्रेशर के केस में हम PSB से कंपेयर करते हैं कि PSB से का सेट प्रेशर से कितना ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट को जो मैंने बोला, PSB का सेट प्रेशर, एक्युमुलेशन, ओवर प्रेशर, इसको अगर मैं समराइज करूँ एक इसमें, यहाँ पे जो एक्युमुलेशन के लिए जो रूल्स क्या है, यहाँ पे एक्युमुलेशन और ओवर प्रेशर जो मैंने बोला था उसका रूल्स भी पहले बात कर लेते हैं, फिर एक समरी में देख लेंगे कि अगर कोई भी वेसल है ना, प्रेशर है, अगर वो सिंगल, उसमें PSB एक ही PSB लगा हुआ है, तो उसमें 110% से ज्यादा एक्युमुलेशन अलाउड नहीं है। मतलब MAWP का प्रेशर जो है उससे 110% तक ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। और फायर केस है तो उस केस में 121% तक अलाउड है, और अगर एक से ज्यादा PSB है तब तो 116% तक अलाउड है। तो इस सभी को एज ए समरी में इसमें अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिखाऊं तो देखिए ये आएगा। मान लीजिए कि आपका मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर में वर्किंग प्रेशर 90, मतलब मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर को एक आर्बिट्रेरी 100% दे देता हूँ, तो क्या है, अगर सिंगल PSB है तो मैक्सिमम अलाउबल एक्युमुलेशन कितना है, 110%। उसी तरह अगर मल्टीपल PSB है तो 116% तक अलाउड है, और फायर केस में 121%। और हाइड्रो टेस्ट कितना होता है, 130%, यानी 1.3%। तो किसी भी केस में प्रेशर जो है हाइड्रो टेस्ट प्रेशर के बराबर नहीं हुआ, ठीक है, उसके पहले ही PSB काम कर गया। उसी तरह अगर PSB का सेट प्रेशर की बात किया जाए तो मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर या उससे कम, तो अगर सिंगल रिलीफ है तो मान लीजिए इतना ही दे दिया है, और अगर मल्टीपल रिलीफ है तो 105% तक जा सकते हैं। तो सिंगल रिलीफ के केस में अगर ओवर प्रेशर की बात किया जाए तो ओवर प्रेशर यहाँ तक अलाउड है,
मल्टीपल रिलीफ के केस में भी ओवर प्रेशर यहाँ तक अलाउड हो गया, और अगर फायर के केस में देखा जाए तो 121% तक अलाउड हो गया। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर हो गया। उसी तरह एक दूसरा डायग्राम में भी देखिए, दूसरा डायग्राम में भी अभी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि जैसे अगर पीएसबी मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर 100 केजी है, पीएसबी का सेट प्रेशर मान लीजिए 97 है, ठीक है, और पीएसबी जब पॉप कर रहा है तो प्रेशर अप टू 110 तक जा रहा है, तो ओवर प्रेशर कितना हो गया? 13 केजी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक्यूमुलेशन कितना हो गया? 10 केजी, ठीक है। अच्छा, पीएसबी जब पॉप अप हो गया ना, तो फिर जब प्रेशर डाउन होने लगता है ना, तो 97 पे आते ही पीएसबी तो पूरा बैठता नहीं है, थोड़ा और प्रेशर डाउन होने पर जो बैठता है, जो जहाँ पे रीसेट होता है, तो सेट प्रेशर और रीसेट प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको ब्लो डाउन कहते हैं। तो ये ब्लो डाउन आपको समझ में आ गया। तो आशा करता हूँ कि ये सारे टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पीएसबी और पीआरबी का डिफरेंस समझेंगे, पीएसबी कैसे काम करता है और पीआरबी कैसे काम करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।